हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उसी क्वेश्चंस का हम देखने वाले हैं पूरा आज के वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो हम वन लाइनर सारे बता रहे हैं जिसमें कि आपका एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम देखें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं इसका आंसर भी बता रहा हूँ आपको, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विलयन, ठीक है, कौन सा विलयन सभी सांद्रताओं में राउल्ट का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो विलयन पूछा गया है, तो याद रखिएगा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है, यानी आदर्श सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है कपूर का नाइट्रोजन गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ठीक है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन में किस प्रकार का उदाहरण पूछा है, तो ये याद रखिएगा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको क्या बोलते हैं, गैर आदर्श विलयन। ठीक है, गैस आदर्श विलयन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिसमें होता क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जिसमें धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन होता है और कपूर आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि ईंधन सेल में बोला गया है ना कि किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का मुख्य उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राइट, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन या फिर हवा के साथ अभिक्रिया करके बिजली, पानी और ऊष्मा उत्पन्न करती है। और हाइड्रोजन के अलावा कुछ विशेष प्रकार के ईंधन सेलों में, जैसे हो गया मेथेनॉल हो गया, ठीक है, और इथेनॉल हो गया, ये प्राकृतिक या फिर बायोगैस का भी उपयोग किया जाता है। राइट, तो ये दो गैसें भी हैं, इसके अलावा मेथेनॉल और इथेनॉल या फिर नेचुरल गैसेस, इनका भी उपयोग किया जा सकता है ईंधन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि एंटी फ्रीज के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। एंटी फ्रीज पूछा गया है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किसी घोल का अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर आधारित है। किसी घोल का अणुसंख्यक, तो किसी घोल का अणुसंख्यक उसमें मौजूद विलेय, है ना, क्या विलेय, इसमें मौजूद जो विलेय होता है यानी सॉल्यूट होता है, उसके उसके कणों जैसे कि अणुओं, आयनों या परमाणुओं की संख्या पर आधारित होता है, न कि उनकी प्रकृति या पहचान पर। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा कि विलेय के कणों की संख्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक रूप से अर्धपरागम्य झिल्ली किस रसायन की बनी होती है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से जो ये अर्धपरागम्य झिल्ली होगी, ये कृत्रिम या प्रयोगशाला में निर्मित अर्धपरागम्य झिल्ली होता है कि उसके रूप में कॉपर फेरोसाइनाइड यूज किया जाता है। क्या, कॉपर फेरोसाइनाइड, याद रखिएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज किया जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Cu2 FeCN6, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का यौगिक यानी कॉपर फेरोसाइनाइड नामक अकार्बनिक यौगिक की बनी होती है। यह कोलाइड कणों से बनी एक जिलेटिन्स संरचना होता है जो विलायक के अणुओं को पार होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, पहाड़ों पर बर्फ धीरे धीरे पिघलता है क्यों। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, वहाँ का जो वायु का दाब होगा वो कम होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा मुख्य कारण वहाँ का कम तापमान, है ना। तो क्या लिखेंगे, कम तापमान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर कम वायुमंडलीय दाब। ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है या फिर लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपके पास, शुद्ध जल की
मोलरता पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि इसका मोलरता का, ठीक है। तो शुद्ध जल का की मोलरता याद रखिए 55.56 ये होगा, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, ये देखिए गैल्वेनाइज्ड है ना, आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ी होती है, ठीक है। गैल्वेनाइज में Zn की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जंग का रासायनिक सूत्र ये याद रखिएगा कि Fe2O3.X H2O होता है, ठीक है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ना, थर्ड ऑक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि यह लोहे की जो Fe है, Fe आयरन का सिंबल होता है, तो यह लोहे की नमी और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण से बनती है, जिसमें जो ये X है, X किसको रिप्रेजेंट करता है, पानी के अणुओं की परिवर्तनशील संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट है आपके पास विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता की यूनिट पूछा गया है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंस प्रति मीटर, ठीक है, सीमेंस प्रति मीटर, ओके, ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेल अभिक्रिया पूछा है यहाँ पर, सेल अभिक्रिया Zn प्लस कॉपर 2 प्लस एन और Zn2 प्लस प्लस कॉपर एंड, सही प्रदर्शन लिखिए इसका, ठीक है, तो इसको आपको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जल के लिए दिया हुआ है यहाँ पास, इसका वैल्यू दिया हुआ है कि जल की m यानी मोल ज्ञात करने के लिए एक तरीका बताना है, फिर किसी विलयन की चालकता की तनुता क्यों घटती है, फिर समीकरण दिया हुआ है E0 इज इक्वल टू RT/NF, और यहाँ पास AC क्या कहलाता है, फिर ईंधन सेल क्या है ये पूछा गया है, तो इससे पहले मैंने बताया भी था, है ना, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है, और इसके अलावा जो है मेथेनॉल और इथेनॉल का भी यूज किया जा सकता है नेचुरल गैस के रूप में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट दो इलेक्ट्रोड ना, दो इलेक्ट्रोडों के बीच या दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के कारण बहने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? तो सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ कहा जाता है ना, सेल पोटेंशियल या सेल विभव कहा जाता है या फिर ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? समय जिसमें अभिक्रिया क्या होता है 50% होता है, समय जिसमें अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया, नेक्स्ट पूछा गया है आपके पास क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2N2O5 2N2O4 प्लस O2 की किस कोटि की अभिक्रिया है? तो याद रखिए ये क्या फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की ये अभिक्रिया मानी जाएगी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन है आपके पास कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई पूछा गया है यहाँ पर। तो शून्य कोटि में क्या होता है कि टी हाफ जो हम यूज करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ए और अपॉन 2K, इसका मतलब आरंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, आरंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन से किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता है ना, आणविकता क्या नहीं हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता आणविकता क्या नहीं हो सकती, तो जीरो नहीं हो सकता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है, या फिर भिन्नात्मक फ्रैक्शनल मतलब 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ओके, P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक। ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव में भी धनात्मक पूर्णांक होगा जैसे 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से ये क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया के दर निर्धारक चरण में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को दर्शाती है,
नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पास आपके पास ग्राफ पूछा गया कि log k और t के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जिसकी ढाल का मान क्या होता है ना, उसका वैल्यू पूछा गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि log k इज इक्वल टू log a माइनस e a अपॉन 2.303 RT। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ किसके समानुपाती होता है। तो अभी मैंने बताया था इससे पहले कि प्रारंभिक सांद्रता है ना, प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेयर अभिकर्मक क्या है। तो याद रखिए, बेयर अभिकर्मक जो ठंडा होता है, डाइल्यूट एल्काइन बोलते हैं उसको, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, असंतृप्त यौगिकों का परीक्षण। फिर नेक्स्ट है उत्प्रेरक। क्वेश्चन है उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साथ या फिर किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदलता है अथवा नहीं, है ना। तो नहीं बदलता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं बदलता, नो चेंज। उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक को ही प्रभावित नहीं करता, केवल साम्य तक पहुंचने की गति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संकीर्ण ऊर्जा के बारे में पूछा गया कि संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होने पर अभिक्रिया तीव्र होगी या मंद। फिर Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इसके सारे आंसर आपको मॉडल पेपर परीक्षा बोर्ड में मिल ही जाएंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। मैं सारे क्वेश्चंस बस बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर संक्रमण तत्वों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे कक्षक कौन से कक्षक कहलाते हैं। फिर कॉपर+ और कॉपर2+ आयन में कौन सा आयन रंगीन है। फिर पादपों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण मैग्नीशियम युक्त उपसंयोजी यौगिक कौन सा है। फिर संक्रमण तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। फिर विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों का अनुचुंबकीय गुण किसके कारण होता है। फिर लैंथेनाइट संकुचन का क्या कारण है। यूरेनियम किस श्रेणी का तत्व है। लाल दवा के नाम से प्रख्यात रसायन का क्या नाम है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपके पास जो ये क्वेश्चंस कि CONH3 ना 2+ का आयुपेशी नाम बताना है। किसी एक कार्बोधात्विक यौगिक का नाम बताना है। फिर क्रोमियम यहाँ पर CrNH3 6Cl3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। फिर यहाँ पर लिगेंड क्या है। फिर इसके बाद H3CCHCl2 का आयुपेशी नेम बताना है। फिर स्फोट रोधी के रूप में प्रयुक्त कार्बोधात्विक यौगिक का नाम लिखिए। फिर EDTA का पूरा नाम बताना है ना। फिर मोहर लवण का सूत्र बताइए। फिर सामान्य ताप पर आयोडोफॉर्म किस अवस्था में पाया जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। नेक्स्ट अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पास और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पास देखें तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा यहाँ से कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखिए, है ना। सेलुलोज मनुष्य का आहार नहीं है, क्यों। RNA में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार नहीं पाया जाता। कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं। क्या नाभिकीय स्फोट के दौरान कॉकरोच बच जाएंगे। या फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं हो पाता। फिर विटामिन A तथा C की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखना है। फिर ग्लाइकोसिडिक बंध किसे कहते हैं और मोनोसेकेराइड क्या है। तो ये आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं उन सभी को अच्छी तरह से करना है, और साथ ही जो 4 मॉडल सेट आपको बताए गए हैं ना, उनको भी अच्छे से करना है। चारों मॉडल सेट के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ भी आपको
आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं तो आई होप, मैं यही आशा करता हूं कि आपका फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री का भी पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आप करके आइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए बनाई गई है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही।